कहानी कड़वा सच। लेखिका मालती जोशी। दूसरे मेहमानों के साथ जब रजनी ने भी अपना सामान बांधना शुरू किया तो मैंने उसे आड़े हाथों लिया। अरे यह कोई शराफत है? यह तो वह नहीं कि 4 दिन पहले से आकर मेरे हाथ बटाती। ऐन बारात चलने के वक्त महारानी टैक्सी से उतरी हैं और अब जाने के लिए सबसे पहले तैयार खड़ी हैं। हद है। ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें छुट्टी का प्रावधान नहीं है? अरे छुट्टियां तो मेरी सबकी सब बकाया है रे। पर क्या मियाँ की याद आ रही है तो साथ लाना था। अरे मैंने तो सब परिवार आने को कहा था। एक तो मुंह उठाए अकेली चली आई और अब नखरे दिखा रही है। कोई टेलीफोन नंबर हो तो दे, मैं अभी कोकिल जी को फ़ोन लगाती हूँ। अरे पागल हुई है? यह कोई मेरी उम्र है उनके लिए बिसूरने की? मैं तो पिंकी के लिए जल्दी मचा रही थी। क्यों, उसे क्या हुआ है? होना क्या है, एक आध बिटिया होती तो पता चलता। लड़की को घर छोड़कर आते हुए कैसा लगता है। अरे तो उसे भी लेती आती ना। मेरा बेटा तो बहन के लिए तरसता ही रह गया। यहाँ तो जो भी आई सब शादीशुदा, बस दिन भर अपने बच्चों को टांगे हुए पति के आगे पीछे दौड़ रही थी। दूल्हे के पास घड़ी भर बैठने को तो फुर्सत ही नहीं थी। ना कोई हंसी ना कोई मजाक। सच पिंकी आती तो रौनक हो जाती। नेहा को भी साथ हो जाता। उसके प्रैक्टिकल चल रहे हैं ना, इसलिए तो साथ नहीं ला सकी। उसे लेकर आती तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं थी। तुम जितने दिन कहती मैं रुक जाती। वैसे अब भी तुम्हारा चिंता करना फजूल है। घर पर पिंकी अकेली थोड़ी है, उसके भाई हैं, पिता हैं। फिर चिंता कैसी? वह एक कसेली सी हंसी हंसती। लड़कों का क्या कोई भरोसा होता है? हवा की तरह इधर से आए उधर निकल गए। और उनके पिता, वे तो बच्चों से भी बदतर हैं। बिना कहे सुने घर से गायब हो जाएंगे और आधी रात तक गए घर लौटेंगे और घर में रहेंगे तो अपने जैसे 4 निठल्लों को और जोड़ लेंगे। हम माँ बेटी चाय बना बना कर हलकान हो जाती हैं। ऐसे ऐसे नमूने इकट्ठे कर लेते हैं कि देखकर उबकाई आती है। मुझे एकदम हंसी आ गई। वह चिढ़ गई। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? हंसने की तो बात है। तुम शायद भूल गई कि कभी ऐसे ही नमूनों पर तुम भी जान छिड़कती थी। हाँ हाँ, मुझे खूब याद है। भूलने की मोहलत ही कहाँ मिली। एक नमूना तो जिंदगी भर के लिए गले बांध लिया। इसलिए तो डरती हूँ मेरा बस चले तो उन लोगों की छाया भी पिंकी पर ना पड़ने दूँ। मेरा जो हुआ सो हुआ, अब उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद हो। मैं हैरत से उसे ताकती रह गई। क्या ये वही रजनी बोल रही है? क्या इसी रजनी ने कोकिल जी के लिए आकाश पाताल एक कर दिया था? घर से भागकर शादी की थी उसने। घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे। कोकिल जी की विजातिया होने पर उन्हें इतनी आपत्ति नहीं थी, पर उनके कवि होने पर सख्त ऐतराज था। ऐसे लोगों को वे घर गृहस्थी के लायक ही नहीं समझते थे। पर उस समय तो रजनी ने बड़ी दिलेरी से कहा था, मैं तो चाहती हूँ कि वे घर गृहस्थ के चक्कर में ही ना पड़े। मैं तो चाहती हूँ कि वे दीन दुनिया से बेखबर होकर बस लिखते रहें। और रही खर्च की बात, तो आदमियों का खर्च ही कितना होता है, उतना तो मैं कमा सकती हूँ। आखिर मेरी डिग्री किस दिन काम आएगी। रजनी का वह तेज, वह दर्प कहाँ चला गया? यह तो उस पुरानी रजनी की परछाई भी नहीं लगती। कैसी बुझ सी गई है। एक बात अच्छी हुई कि मेरे बहुत मनाने पर वह 2-4 दिन रुकने के लिए राजी हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई। भीड़ भाड़ में ढंग से बात भी नहीं हो पाई थी। मुझे तो लग रहा था जैसे बरसों हो गए हैं। हम लोगों ने जी भरकर बातें भी नहीं की। इंदौर तो मैं अक्सर आती रहती हूँ, पर मेरा पूरा वक्त रिश्तेदारियाँ निभाने में ही बीत जाता है। रजनी भी अपनी नौकरी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई है। पहले किसी फुर्सत अब दोनों के पास नहीं है। इसके बावजूद जब कभी मिलना हुआ, हमेशा लगता रहा कि रजनी में अब पहले किसी ऊष्मा नहीं रही। सब कुछ बड़ा औपचारिक सा लगता। कोकिल जी भी अब पहले जैसे मस्तमौला नहीं रह गए थे। उनके ठहाके भी खोखले लगते थे। रजनी से मिलने के बाद एक अजीब सी उदासी मुझे घेर लेती। लगता कि वह बहुत बदल गई है, पर फिर अपने मन को समझाती, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। मैं ही क्या पहले वाली रह गई हूँ। और सच तो यह है कि हमें अपने बुढ़ापे का पता अपने हम उम्रों को देखकर ही लग पाता है। फिर भी मुझे अच्छा लगा कि रजनी रुक गई। शायद इस माहौल में हम ज़्यादा खुलकर मिल सकेंगे। रजनी का बिस्तर मैंने अपने कमरे में ही लगवा लिया था। सोचा था रात भर जमकर गप्पे होंगी, पर बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। पिछले 8 दिनों में पहली बार मुझे जरा ढंग का बिस्तर मिला था। सब कुछ ठीक ठाक निपट जाने से मन पर भी कोई तनाव नहीं था। थकान तो खैर थी ही, नींद आना स्वाभाविक भी था। रजनी भी बेसुध होकर सोती रही। मुझे तो मुंह अंधेरे उठना ही पड़ा। 1-2 मेहमान जीटी से जाने वाले थे, पर रजनी 9 बजे तक सोती रही। मैंने भी उसे नहीं जगाया, पर जब घर में चाय का चौथा राउंड शुरू हुआ तो मुझसे नहीं रहा गया। चाय लेकर उसके सिर पर जा खड़ी हुई। मैडम बैठी हाजिर है, अब तो उठिए। उसने बड़ी मुश्किल से
आंखें खोलकर मेरी ओर देखा, फिर एक भरपूर सी अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। मेरे हाथ से चाय का कप लेकर बोली, थैंक्स। पता है आज कितनी देर तक सोती रही हूँ? कितने अरसे के बाद मुझे किसी ने बिस्तर पर चाय दी है। अरे इसलिए तो कह रही हूँ कि महीना 15 दिन रह जाओ, मैं रोज़ तुम्हें बिस्तर पर चाय दिया करूँगी। अरे मेरा बस चले तो मैं हमेशा के लिए रह जाऊँ। सच रोज़ की भागम भाग से एकदम थक गई हूँ। कभी कभी मन करता है नौकरी छोड़ दूँ। तो छोड़ दो, छोड़ दो। अरे उसने मेरा मुँह चिढ़ाया। नौकरी छोड़ दे तो खाएंगे क्या? उसके स्वर में एक अजीब सी वेदना थी। मैंने हौले से पूछा, क्यों कोकिल जी क्या सचमुच कुछ नहीं करते? करते क्यों नहीं, दिन भर कागज काले करते हैं और सिगरेट फूकते रहते हैं। मैंने उसके एक व्यंग को अनसुना करके कहा, आजकल तो सुना है कविताओं पर भी अच्छा पारिश्रमिक मिलता है। छपेंगी तब तो मिलेगा, आधी तो लौट आती हैं और जो छपती हैं उनसे तो टाइपिंग का खर्चा भी नहीं निकलता, डाक खर्च अलग। कवि सम्मेलनों में तो जाते होंगे? आजकल के कवि सम्मेलन तो सुने हैं ना कभी तुमने? वहाँ तो हास्य रस के कवियों की ही पूछ होती है, और या फिर गलाबाज कवि रंग जमाते हैं। और तुम्हें तो याद होगा कि ये कितना अच्छा गाते थे, पर सिगरेट पी पी कर गले का सत्यानाश कर लिया। कहीं जाते भी हैं तो बुरी तरह हर्ट हो जाते हैं। बच्चों को इतनी शर्म आती है कि क्या बताऊं। सुनकर सचमुच बहुत बुरा लगा। वे स्वप्निल दिन याद आए जब हम लोग रात रात भर जाग कर कवि सम्मेलन सुनते थे। कोकिल जी तो उन दिनों खूब धूम मचाए हुए थे। लड़कियां तो उनके पीछे दीवानी थी, जिसमें रजनी तो मीराबाई ही बनी हुई थी। कितनी तपस्या और कितनी मुश्किलों से उसने गिरधर गोपाल को पाया था, पर उसका स्वप्न पुरुष आज उसके लिए खलनायक क्यों बन गया? उसकी सतरंगी कल्पनाओं का महल खंडर में क्यों बदल गया? बुरा लगने की ही तो बात थी। रजनी मेरे यहाँ 3-4 दिन रही, पर ज़्यादातर वह सोती ही रही। लगा कि पता नहीं कितने दिनों की नींद पूरी कर रही है। शेष समय हम लोग बैठे गप्पे मारते रहते। एक दिन अचानक बोली, तुमने तो मुझे पीहर का सा सुख दे दिया, आराम दे दिया। मैं तो अब तक इस सुख से अनजान ही थी। आज पता चला कि बुढ़ापे में भी आंखों को पीहर याद आता है। उसकी बात केवल एक बात नहीं थी, व्यथा का पूरा दस्तावेज था। मैंने तरल होकर पूछा, रजनी क्या अब भी वे लोग तुमसे नाराज हैं? मैं तो सोच रही थी कि इतने सालों में सुलह हो गई होगी। सुलह? सुलह कहाँ से होनी थी? इतने दिनों तक जब अम्मा बाबूजी ही नहीं पसीजे तो उनके बाद तो सवाल ही नहीं उठता। भाइयों के पास अपनी गृहस्थी है, अपनी जिम्मेदारियां। कोई बात नहीं, मैंने जैसे उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारा जब जब पीहर जाने का मन हुआ करे तुम मेरे यहाँ चली आना। हाँ सो तो अब आना ही पड़ेगा, पर एक बात है, अब मैं तुम्हें अपने यहाँ कभी बुला नहीं पाऊंगी। मुझे बहुत संकोच होगा। क्यों? अरे मेरे पास ना तो ऐसा बंगला है, ना गाड़ी, ना नौकर चाकर। अरे पागल हुई हो, यह सब क्या मेरा अपना है? यह सारा वैभव तो सरकारी नौकरी का प्रसाद है। जब तक नौकरी है ठाठ है। वेले हमारी औकात तो तुम जानती हो। याद है ना अपनी जिंदगी 1.5 कमरे के दड़बे से शुरू की थी? याद है। उन दिनों मुझे तुम पर बड़ी दया आती थी। तुम्हारी शादी मुझे बड़ी ही अनरोमांटिक लगती थी। रोमांस को लेकर मेरी कल्पनाएं जो बड़ी ऊंची थी। अच्छा मैं घर से एकाएक क्यों भाग गई थी जानती हो? कोकिल जी के लिए ही तो। हाँ, घर तो उन्हीं के लिए छोड़ा था, पर ऐसी हड़बड़ी में शादी करने के का पहले से कोई इरादा नहीं था। पर उन दिनों मेरी एक जगह शादी की बात चल रही थी। शायद मेरे लक्षण देखकर बाबूजी ने मुझे जल्दी से विदा करने का फैसला कर लिया था। लड़का बैंक में क्लर्क था। उसी शाम वे लोग मेरी गोद भरने आ रहे थे। एकाएक मुझे जैसे इल्हाम हुआ कि मैं किसी क्लर्क की बीवी बनने के लिए पैदा नहीं हूँ। मेरा जन्म तो महाकवि की पत्नी बनने के लिए हुआ है। इतनी सी बात मन में आई और चल दी। पल भर को भी यह नहीं सोचा कि मेरे इस तरह एकाएक गायब हो जाने से अम्मा बाबूजी पर क्या बीतेगी, घर वालों की कैसी हंसी उड़ेगी। पर अब लगता है किसी तरह धर पकड़कर बाबूजी मुझे बैंक वाले के साथ ब्याह देते तो अच्छा होता। 2-4 दिन रो धो लेती, फिर सब ठीक हो जाता। कम से कम जिंदगी भर की फजीहत से तो बच जाती। छी रजनी, ऐसा नहीं कहते, मैंने उसे झिड़की दी। अतीत को लेकर इस तरह सोचोगी तो तुम अपने वर्तमान को भी दुभर बना लोगी, और यह तुम्हारा भ्रम है कि उस शादी से तुम सुखी हो जाती। आज तुम अपनी मर्जी की शादी करके मोह भंग का दुख झेल रही हो। बैंक वाले से शादी हो जाती तो जीवन भर प्रेम भंग की पीड़ा भोगती रहती। हर हाल में दुख ही तुम्हारे पाथ्य होता, क्योंकि शायद तुम यही लिखा कर लाई थी। रजनी फटी फटी आंखों से मुझे देखती रह गई। शायद मैं बहुत बड़ा कड़ा सच बोल गई थी, जिसे गले से उतारना उसके लिए बहुत कठिन हो रहा था।